तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बातचीत किसी क्लासरूम लेक्चर जैसी नहीं होगी। इसे यूं समझिए कि ये पैसों, जिंदगी और हमारे फैसलों पर एक गहरी देर रात वाली चर्चा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब एक ही ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर महीने के आखिर में हैरान होते हैं कि सारा पैसा गया कहाँ। ये सवाल तो सबका है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नया सवाल नहीं है। आज से कोई 4000 साल पहले बेबीलोन की धूल भरी गलियों में भी लोग ठीक यही सवाल पूछ रहे थे। और उन्हें कुछ जवाब मिले। हाँ, और वो जवाब आज भी उतने ही सच हैं। इसीलिए आज हम जॉर्ज एस क्लेसन की क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर बात कर रहे हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के नुस्खों के बारे में नहीं है। ये कहानियों के जरिए हमें आज़ादी, सुरक्षा और अपने भविष्य के प्रति सम्मान सिखाती है। सही बात है। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये हजारों साल पुरानी सरल कहानियां आज की इस जटिल दुनिया में, जहां एक तरफ क्रेडिट कार्ड हैं, दूसरी तरफ क्रिप्टो, क्या ये वाकई काम कर सकती हैं? बहुत जरूरी सवाल है और मेरे हिसाब से आज ये सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं, क्योंकि आज की जो जटिलता है ना, वही सबसे बड़ी समस्या है। ये हमें मूल बातों से भटका देती है। ये किताब उस सारे शोर को हटाकर हमें वापस उन बुनियादी नियमों पर लाती है जो हमेशा काम करते हैं। जैसे कि कमाओ, बचाओ, निवेश करो और सुरक्षित रहो। ये किसी भी आर्थिक माहौल की नींव है। इस किताब का असली जादू इसकी सादगी में है, मतलब सरल विचार जिनका लगातार पालन किया जाए। बिल्कुल, सरल विचार जिनका लगातार पालन किया जाए। चलिए तो फिर पहली कहानी से इस जादू को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी है अरकाद की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, भाई हम सब एक ही स्कूल में पढ़े, एक जैसा काम किया, फिर तुम इतने अमीर कैसे बन गए और हम बस गुजारा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही। और अरकाद का जवाब उनकी पूरी सोच को हिला देता है। वो कहता है, मैंने दौलत का रास्ता तब खोजा जब मैंने तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने पास रखना है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, है ना? बहुत आसान, लेकिन ये उतना ही गहरा है। हाँ, क्योंकि ये हमारी आदत के बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग कमाते हैं, फिर अपने बिल भरते हैं, खर्चे करते हैं, और अगर महीने के आखिर में कुछ बच गया तो उसे बचाने की सोचते हैं। हाँ, जबकि अरकाद का नियम कहता है, पहले खुद को भुगतान करो। जैसी पैसा आए उसका पहला हिस्सा आपका है, आपके भविष्य का। और ये जो आइडिया है ना, पहले खुद को भुगतान करो, ये आज की भाषा में कहें तो प्री कमिटमेंट का सबसे पुराना उदाहरण है। प्री कमिटमेंट, ये क्या होता है? जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, हम इंसान आज की खुशी के लिए भविष्य को टालते रहते हैं। जैसे कल से जिम जाऊंगा या अगले महीने से बचाऊंगा। बिल्कुल। प्री कमिटमेंट का मतलब है कि आप भविष्य के अपने लिए आज ही एक ऐसा सिस्टम बना दें, अच्छा, जिससे आपको अपनी विल पावर पर, मतलब इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहना पड़े। अच्छा, अरकाद यही कह रहा है, सिस्टम को ही ऐसा बना दो कि सोचना ही ना पड़े। ओके। जैसे ही पैसा आए उसका 10% हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग कर दो, उसे ऑटोमेट कर दो। ये विल पावर का नहीं, सिस्टम का खेल है। यही इसका असली जीनियस है। वाह, तो ये आदत का मामला है, इच्छा शक्ति का नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल उठता है जो किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। अगर कल किसी की आमदनी दोगुनी हो जाए तो क्या बचत भी दोगुनी होगी? या फिर हमारी जीवन शैली उस बढ़ी हुई आमदनी को निगल जाएगी? और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, एक खाली पर्स के 7 इलाज। बिल्कुल। पहला इलाज तो यही है, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। लेकिन दूसरा इलाज शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। हाँ बिल्कुल। और ये सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, बजट बनाओ, खर्चे कंट्रोल करो। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली। नहीं, इसका मतलब कंजूसी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझना। और ये सुनने में आसान लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल है। सही बात है। बेबीलोन के समय का एक आसान तरीका आज भी काम करता है। अपने हर बड़े खर्च के सामने बस एक सवाल पूछें, क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? या क्या इसे 1 महीने टाला जा सकता है? बिल्कुल। ये छोटा सा ब्रेक आपको आवेग में की गई खरीदारी से बचा सकता है। बजट का मतलब हर रुपए का हिसाब रखना नहीं, बल्कि अपने पैसों को एक दिशा देना है। और तीसरा इलाज है, अपने सोने को यानी पैसे को गुणा होने दें, उसे काम पर लगाएं। अलमारी में रखा पैसा तो महंगाई खा जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी एक जाल है। हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और यहीं पर चौथा इलाज काम आता है। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं
उन योजनाओं से दूर रहें जिन्हें आप समझते नहीं हैं। समझते। अच्छा। सोचिए, आपका कोई दोस्त आकर कहता है कि एक नई कंपनी है जो 1 महीने में पैसा डबल कर देगी। बेबीलोन की बुद्धिमत्ता कहती है, रुको, क्या तुम उस बिजनेस को समझते हो? हाँ, यही सवाल। अगर नहीं, तो तुम निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हो, और पैसा जुआरियों से दूर भागता है। ये आज के जमाने में बहुत बहुत प्रासंगिक है। हर दिन एक नया ट्रेंड आता है। और यहीं पर 5वां नियम भी चोट करता है। सोना जल्दी अमीर बनने के भ्रम से भाग जाता है। ये धैर्य का खेल है, रफ्तार का नहीं। सही कहा। लेकिन एक और चीज है जो लोग अक्सर पूछते हैं, लक या किस्मत का क्या? कुछ लोग तो बस लकी होते हैं। इसी सोच को किताब का अगला अध्याय, सौभाग्य की देवी से मिले, चुनौती देता है। अरकाद का नजरिया साफ है। सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो कर्म करते हैं। मतलब एक्शन लेते हैं। हाँ, अवसर जो है वो काम, तैयारी और साहस के भेष में आते हैं। सही समय का इंतजार करने का मतलब अक्सर समय को पूरी तरह से गवा देना होता है। कर्म भाग्य को बुलाता है, इसका उल्टा नहीं होता। जब आप अवसर लेने के लिए तैयार होते हैं, तभी सौभाग्य आपको ढूंढ पाता है। तो बचत, खर्च पर नियंत्रण, समझदारी से निवेश, ये सब दौलत बनाने के औजार हैं। बिल्कुल। लेकिन ये समझदारी सिर्फ निवेश पर ही लागू नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के आगे के हिस्से इसी समझदारी को कर्ज, सुरक्षा और गलतियों से सीखने जैसी चीजों पर लागू करते हैं। जैसे अध्याय 5 में साहूकार की कहानी। हाँ, वो कर्ज के बारे में सोचना सिखाती है, और ये बहुत जरूरी सबक है। कहानी बताती है कि उधार देने और लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से लेना चाहिए। हाँ, सवाल ये पूछना है, क्या ये कर्ज भविष्य में मेरी कमाई की क्षमता बढ़ाएगा, जैसे कि शिक्षा के लिए लोन, या सिर्फ आज की किसी इच्छा को पूरा करेगा, जैसे कि लेटेस्ट फोन के लिए लोन? बिल्कुल। पहला निवेश है, दूसरा बोझ। और बोझ के बाद आती है सुरक्षा की बात। अध्याय 6, बाबुल की दीवारें। ये वित्तीय सुरक्षा के महत्व को समझाता है। जैसे शहर की दीवारें दुश्मनों से रक्षा करती थीं, वैसे ही हमारी बचत हमें जिंदगी की अनिश्चितताओं से बचाती है। और ये दीवारें आज के जमाने का इमरजेंसी फंड है। लोग इसे निवेश का हिस्सा मानकर गलती करते हैं। ये निवेश नहीं है, ये बीमा है। मन की शांति का बीमा। हाँ, मन की शांति का बीमा। ये वो पैसा है जो आपको तब बचाता है जब नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ताकि आपको अपने मेहनत से बनाए गए निवेश तोड़ने ना पड़े। ये दौलत बनाने की रेस में आपका सेफ्टी नेट है। बिना दीवारों के शहर असुरक्षित होता है। और बिना इमरजेंसी फंड के आपकी वित्तीय जिंदगी। बिल्कुल। ये बहुत पावरफुल तरीका है इसे देखने का। ये रोमांचक नहीं है, पर जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर किसी ने ये सब नहीं किया? अगर किसी ने गलतियां की हैं, कर्ज लिया है, बचत नहीं की, क्या उनके लिए बहुत देर हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का सबसे उम्मीद भरा अध्याय आता है, बाबुल का ओट व्यापारी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी गलतियों से सब कुछ खो देता है। वो कर्ज में डूबा है, निराश है। लेकिन फिर वो इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके धीरे धीरे सब कुछ वापस बनाता है। तो संदेश यह है कि गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती। गलतियां नहीं, बल्कि उन गलतियों से सीखने से इनकार करना हमें परिभाषित करता है। ये कहानी हमें बताती है कि फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। बस शर्त यह है कि आप पहले से ज्यादा समझदारी से शुरुआत करें। ये आत्मदया के बारे में नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के बारे में है। तो इन सभी कहानियों और सबकों के बाद जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, तो सवाल ये है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन असल में किस बारे में है? ये अमीर बनने से कहीं ज्यादा गहरी बात करती है। ये दूसरों को दिखाने के लिए अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये मन की शांति के बारे में है। ये उस लगातार बने रहने वाले वित्तीय तनाव से मुक्ति पाने के बारे में है, जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। बिल्कुल। ये अपने भविष्य के उस स्वरूप के साथ दया और सम्मान से पेश आने के बारे में है, जो आज आपके फैसलों पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात लेकर जानी हो, तो वो ये है, दौलत चुपचाप, धैर्यपूर्वक और जानबूझकर बनाई जाती है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक धीमी, स्थिर यात्रा है। छोटी शुरुआत करें, आज ही करें, और इस बात पर विश्वास रखें कि निरंतरता वो कर सकती है जो केवल प्रेरणा कभी नहीं कर सकती। प्रेरणा आपको दौड़ाना शुरू करा सकती है, हाँ, लेकिन अनुशासन और निरंतरता ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो सुनने वालों के लिए है। आपका भविष्य का स्वरूप आज आपके द्वारा किए गए विकल्पों को देख रहा है।
फैसले के साथ नहीं, बल्कि आशा के साथ। ऐसे विकल्प चुनें जिनके लिए वे आपका धन्यवाद करें। अगली बार मिलते हैं।